जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि किंग मेरे बेड पर नहीं लेटी हुई। मैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और उसे कॉल मिलाता हूँ तो पता चलता है कि उसकी कॉल नहीं मिल रही। इससे मेरी परेशानी में और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो वो मुझसे छुपाने के लिए कोशिश कर रही है। मैं भी बस इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो मैं देखता हूँ तो एक लायर आया था और वो मुझे बताता है कि उसे सू ने भेजा है। और इसी के साथ ही उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और यही बताता है कि ये जो विला है और इसके अलावा एक बेंटली कुछ 18 मिलियन रुपए हैं, वो सारे पैसे तुम्हारे हुए हैं। तो मतलब वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है। ये बात मैं भी अच्छे से समझ चुका था और जब मैं उस लायर से पूछता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है तो लायर मुझे यही बताता है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने आया है। वो ये नहीं बता सकता कि सू किंग कहाँ पर है। मैंने अभी भी उन्हीं पेपर्स के ऊपर साइन नहीं किया था तो वो लॉयर वहाँ से जाते हुए मुझे यही कहता है कि मैं अगर इन पेपर्स के ऊपर साइन करूँ या ना साइन करूँ फिर भी ये सारी चीज़ें मेरी हुई। तो घर आने के बाद मैं खुद से कहता हूँ कि ये सू किंग नहीं हो सकती जिसके साथ मैं रह रहा था। मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद ही मुझे किसी की कॉल आती है जो यही बताता है कि वेल सू के बारे में पता चल चुका है, वो एक वेडिंग सेरेमनी में गई हुई है। मैं भी फिर अपनी तैयारी करने लग जाता हूँ क्योंकि मैं भी उस सेरेमनी में जाना चाहता था। और जाने से पहले किसी को कॉल मिलाता हूँ और कहता हूँ कि सू फैमिली और दूसरे बंदे की फैमिली के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मैं अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाना चाहता था क्योंकि मैं जल्द से जल्द सू किंग के पास पहुंचकर उससे सारी सच्चाई के बारे में जानना चाहता था। और थोड़ी ही देर हुई थी कि मैं फिर उसी सेरेमनी में पहुंच जाता हूँ। बाहर आए हुए सभी लोग इसी सेरेमनी के बारे में बात कर रहे थे। तभी मैं फिर हॉल में एंटर होता हूँ, सभी लोग मौजूद थे। तो मैं देखता हूँ कि लोग अब जोर जोर से यही चिल्ला रहे थे कि एक दूसरे को किस करो। सू स्टेज पर थी और उसी के पास ही दूसरा लड़का भी खड़ा हुआ था। तो ये देखते ही मैं तेजी से स्टेज की तरफ भागने लगता हूँ। वो जब मेरी तरफ देखती है तो मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। और फिर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, क्या तुमने इससे मैरिज करने के लिए मेरे से ब्रेकअप कर लिया? तो वो आगे से मुझे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए? और इतना कहते साथ ही वो खामोश हो जाती है। मैं समझ चुका था कि इसे फोर्स किया जा रहा है और इसी के बारे में मैं उससे सवाल पूछता हूँ। तो उसी के पीछे जो लड़का खड़ा था उसे कमर से पकड़ लेता है। और फिर वो लड़का मुझे यही कहता है कि मैं उसे अनहैप्पी मत करूं वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सू किंग से अकेले से बात करना चाहता था, मैं उससे सब कुछ जानना चाहता था। तो तभी वो सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करती है और कहती है कि मैं होता कौन हूँ। मैं अब उसका एक्स बन चुका हूँ और मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसे साइड पर ले जाकर उससे बात करूँ। उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं तो इमोशनली हो गया था और उसे कहता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो फिर से सभी लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं एक सिम्प हूँ जो कि उसका पीछा कर रहा हूँ। ये सुनते ही हाल में आए हुए सभी लोग मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं खड़ा था और वो भी मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो रहम खाना चाहिए। और वैसे तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस बंदे हो, तुम्हारा इस सेरेमनी में क्या काम है? सो किंग भी मुझे यही कहती है कि उसने मुझे विला दिया है, कुछ पैसे दिए हैं, क्या वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है? तो उसकी ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाती है। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं तो अंदर से टूट ही गया था। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। और इसी के साथ ही फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ चैरिटी का वर्क चल रहा था। तो मैं कुछ खाना खाना चाहता था और उस वक्त मेरी मुलाकात सू किंग से हुई थी। उसे पैसे चाहिए थे लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो मुझे ये कहते कि अगर पैसे नहीं तो फिर खाना नहीं। मैं उसे ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। और वो अपने क्लासरूम में काम कर रही थी तो मैं उससे मिलने के लिए पहुँच जाता हूँ। वो मुझसे ये सवाल पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे 5 बक्स लौटाने के लिए आया था। तो वो फिर पैसे लेने के साथ कहती है कि यहाँ कोई तमाशा क्रिएट मत करना, आप छुपके से यहाँ से निकल जाओ। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि क्या तुम सच में इतनी ही क्रूर हो या सिर्फ मेरे साथ ऐसे पेश आ रही हो? जिस पर सू किंग मुझे यही रिप्लाई देती है कि जो कोई भी मैं ऐसा करता है मैं उसके साथ ऐसा ही बिहेव करती हूँ। और इसी के साथ ही वक्त गुजरता रहता है, हम एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, ये शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। हम दोनों खुश थे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। और इसी तरह मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आ रहा था।
मैं फिर वहाँ से जाते हुए कहता हूँ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, वो भी इस बंदे के लिए। तो उस लड़के को भी ये सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे यही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसा कहो। मैं सुकिंग के पास जाता हूँ और उससे यही कहता हूँ कि मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो और इससे शादी करना चाहती हो। तो इस पर सुकिंग मुझे जोर से थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हें कितनी दफा कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं इसी से शादी करूंगी। मैं उससे अभी भी बात करना चाहता था, मैं उससे सारे सवालात के जवाब चाहता था। और साइड पर वही लड़का खड़ा था और यही कह रहा था कि क्या तुम्हें जवाब नहीं मिला, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो। लेकिन मैं उसकी फियांसे की बातों पर फोकस नहीं करता और उसे ये कहता हूँ कि क्या तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। तो वो आगे से मुझे यही कहती है कि तुम्हारे पास गाड़ी है, पैसे हैं, विला है, तुम मेरे साथ 4 साल रहे, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, क्या काफ़ी नहीं है? जिस पर मैं टूट जाता हूँ और कहता हूँ तुम्हारी नज़रों में सिर्फ मेरी इतनी ही कीमत है। तो वो कहती है कि हाँ। मैं कहता हूँ कि हमने जो कल रात को किया था उसके बारे में क्या? तो वो कहती है कि वेल हम अडल्ट्स हैं, तो जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तुम सीरियस मत हो। और फिर वो मुझे यही कहने लग जाती है कि प्यार तो प्यार होता है लेकिन शादी करना होती है। मेरी फैमिली का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा है और तुमने कैसे सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगी? जिस पर सभी लोग सुनते साथ ही हैरान हो जाते हैं। मैं उससे यही कहता हूँ तो अच्छा, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पास टाइम था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुझे कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही था। उसका फियांसे ये सुनते ही तालियां बजाने लग जाता है, वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। सुकिंग मुझे यही कहती है कि वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि मैं दिखने में अच्छा हूँ और ऊपर से मैं गरीब था, गरीब को कंट्रोल करना आसान होता है, इसलिए उसने मुझे चूज किया था ताकि मेरे ऊपर कंट्रोल रख सके। सभी लोग हाल में जैसे ये बात सुनते हैं तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेकिन मैं उसे यही कहता हूँ कि जो पल भी मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो मेरे लिए बहुत ही कीमती था। जिस पर सू किंग मुझे कहती है कि तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ अगर तुम मेरी बात समझ चुके हो तो। ये सुनते ही मैं फिर डिसाइड कर लिया था कि अब मैं वहाँ से चला जाऊंगा। मैं हॉल की तरफ बढ़ रहा था तो तभी उसका फियांसे मेरी तरफ देखता है और फिर वो सू किंग की तरफ देखता है। मुझे रोकते हुए कहता है कि उसने कब कहा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं रुक गया था और फिर उसके फियांसी को कहता हूँ कि क्या तुमने अभी तक तमाशा नहीं देखा, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए इतना काफी रहना चाहिए। और तभी फिर कुछ सिक्योरिटी वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं, वो मुझे वहां से नहीं जाने देना चाहते थे। गू मेरे पास आता है और मुझे यही कहता है कि तुमने जो भी तमाशा क्रिएट किया है उसके लिए तो तुम्हें भरपाई करना होगी। सू किंग भी ये देखती है और वो परेशान हो जाती है, उसे ये कहती है कि गू इतना काफी होना चाहिए, तुम इसे जाने दो। गू सू किंग की तरफ देखता और कहता कि क्या तुम्हें इसके लिए बुरा फील हो रहा है? तो इस बात का जवाब सू किंग के पास नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसे कहते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। शू, मैंने तुमसे कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे पागल बना के रख दिया है। अगर तुम यहीं पर खड़े रहोगे तो तुम इस जगह को गंदी कर रहे हो, तुम एक गंदे इंसान हो। गू ये बात सुनते साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ से इसे जल्दी से भगाना चाहती हो, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इसके साथ कुछ करूँगा, तुम ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रही कि इससे मुझे बचा पाओ। तो सोकिंग ये सुनते साथ ही गू को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर रहे और इससे तुम्हारे करैक्टर पर कोई दाग लग जाए। गू ये सुनते कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। और अब तो गू ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे वहां से नहीं जाने देगा। वो अपने बंदों को इशारा करता है जिससे उसके सिक्योरिटी वाले बंदे मुझे एक चेयर पर लाकर बिठा देते हैं। फिर वो मेरे पास आकर मुझे यही कहता है कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, आज तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये सुनते साथ ही अब मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो तभी मैं अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकालता हूँ और उस पर कुछ टाइप करने लग गया था। तो गू भी मुझे गौर से देख रहा था। उसने कुछ और बंदों को भी इकट्ठा कर लिया था और कहता है क्या तुम किसी अपनी लवर के साथ चैट कर रहे हो? ये मुझे तौंत मारने के लिए कह रहा था और सभी लोग मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। तो उनमें से फिर एक बंदा मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम हमारी भाभी की शादी में आओगे और ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे? हम भी देखते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा कैसे वापस जाओगे। और वो मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे ये भी कह रहे थे।
अगर मिस सू किंग गू शाओ को ना रोक रही होती तो अब तक तो वो तुम्हारी टांगे भी तोड़ चुका होता। मुझे अब उनकी बातें सुनते साथ ही गुस्सा आ जाता है और मैं उन्हें कहता हूँ कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो तभी वो लोग कहते हैं कि अभी कुछ ही देर में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं जिनके सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। गू शाओ भी मुझे यही कहता है कि उन लोगों का सर्कल इतना बड़ा है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में उन लोगों के सर्कल में नहीं आ पाऊंगा। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं भी खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ कि क्या सच में। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो कौन बड़े बड़े लोग हैं। गू शाओ अपने बंदों को कहता है, यार ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। तुम में से कोई भी इसे बाहर भागने मत देना, इर्द गिर्द इसके घेरा डाल लो। उसकी ये बात सुनते ही कुछ सिक्योरिटी वाले बंदे मेरे इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो मुझे कोई भी भागने का मौका न दे सकें। और अभी फिर इस शादी में और भी ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। मैं भी वहीं मौजूद इस शादी को एंजॉय कर रहा था। फिर मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और उसमें सब कुछ देखने के बाद मुझे समझ में आ जाता है गू फैमिली को अपना नाम कमाना था और सू फैमिली को टर्न ऑफर चाहिए था, इसलिए वो ये शादी करवा रहे थे। और ये सब कुछ जानने के बाद मैं ये बात तो समझ चुका था कि सू किंग तुम ये शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ मुश्किल रहा होगा। लोग तो अब इसी के बारे में यही बात कर रहे थे कि इन दोनों की जोड़ी तो हेवन में बनी थी। भला इन दोनों की फैमिली के अलावा और कौन सी फैमिली है जो आपस में इतना ज़्यादा अच्छा ताल्लुक रख सकती है। लेकिन मेरा सारा का सारा फोकस सू किंग के ऊपर ही था जो अभी भी परेशान खड़ी हुई थी। गोशा उसके कंधे पर फिर से हाथ रखता है और कहता है कि देखो ये कितनी इनोसेंट है। तो सभी लोग फिर उन दोनों का प्यार देखते साथ ही इसी के बारे में गॉसिप्स करने लग जाते हैं। जबकि मैं अपने फ़ोन को देख रहा था और मुझे ये सब कुछ सोचते साथ ही गुस्सा आ रहा था कि सू किंग के साथ ज्यादती हो रही थी। वो अपनी फैमिली की इमेज बचाने के लिए ये शादी कर रही थी। मुझसे तो अब ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और मैं मन ही मन में कहता हूँ कि गू क्या तुम सच में मरना चाहते हो। कि तभी वो फिर अपनी वाइन का गिलास उठाता है और सभी लोगों को शेयर करने के लिए कहता है और कहता है कि अब से गू फैमिली और सू फैमिली एक ही फैमिली बन जाएंगी। मैं भी उन दोनों को देख रहा था कि तभी फिर मुझे फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है और उसे देखते ही मैं खुद से कहता हूँ कि फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। मैं वहीं चेयर पर बैठा था कि तभी सू मेरे पास ही आकर बैठ जाती है। तो वो मुझे कहती है कि मैं उससे बात मत करूं, अपना मुंह दूसरी साइड ही रखूं। तभी फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। तो वो लड़की बताती है कि वो सू किंग की बहन किंग हु है। तो मैं फिर उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारी यहाँ पर बहन ने भेजा है। किंग हु बताती है कि नहीं नहीं, उसकी बहन ने नहीं भेजा बल्कि वो खुद ही बात करने के लिए आई है। और फिर वो मुझसे ये कहते कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और ये कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि गू तुम्हें क्यों नहीं जाने दे रहा। और मुझे यही कह रही थी कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट किया गया है और तो अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं यहाँ से चुप करके चला जाऊँ। जिस पर किंग मुझे बताती है कि उसकी बहन मजबूरी में ये शादी कर रही है, उसका ये शादी करने का कोई भी दिल नहीं है, इसलिए उसने सारे लोगों के सामने तुम्हें ह्यूमिलेट किया ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रही है क्योंकि गू बहुत ही खतरनाक लड़का है। मैं भी अभी सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहता था तो किंग को कहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा डिटेल बताओ। किंग हो फिर मुझे बताती है कि उसकी बहन ने ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। गू शाओ ने मेरे बारे में पता लगा लिया था और इसलिए उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो गू शाओ फिर मुझे मार देगा। वो नहीं चाहती थी कि वो मुझे मार दे तो इसलिए उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो ये बात सुनते साथ मुझे भी अब बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। किंग हो मुझे कहती है कि अब तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल गया तो यहाँ से चले जाओ। मैं भी उसे कहता हूँ कि मुझे बाहर जाने के रास्ते के बारे में नहीं पता तो मैं कैसे जाऊँ। किंग हो साइड पर इशारा करती है और कहती है कि यहाँ पीछे से एक दरवाज़ा है, तुम वहाँ से घर जा सकते हो। और वो खुद आगे आगे भागने लग जाती है ताकि वो मुझे बाहर ले जा सके। जैसे ही हम पीछे वाले दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो उधर भी सिक्योरिटी वाले बंदे थे। वो उन बंदों को धक्का देकर मुझे बाहर निकालना चाहते थे लेकिन वो सिक्योरिटी वाले बंदे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ये देखते साथ ही मैं फिर उसे कहता हूँ कि अब तुम बस करो और चलो अब हम वापस चलते हैं। हम दोनों फिर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं उसे यही कहता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं हूँ।
बस तुम थोड़ा सा वेट करो और देखो आगे क्या होता है। तभी फिर हम गू शाओ को देखते हैं जो बहुत ही खुश फिर रहा था और फिर वो हाल में आए सभी लोगों को बताता है कि हमारा मेन गेस्ट आ चुका है। सभी लोग ये सुनते साथ ही अपनी अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं, कुछ खुश थे कुछ एक्साइटेड थे। उसका गेस्ट लियो था, उसके साथ एक लड़की भी थी। गू शाओ जल्दी से लियो के पास जाता है, उससे हाथ मिलाने लगता है तो लियो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जिससे गू को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रही थी और वो फिर इस बात को लेकर भी हैरान था कि आखिर लियो ने उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया। तभी फिर गू शाओ मेरे पास आता है और कहता है तुम अभी तक क्यों बैठे हुए हो, सभी लोग खड़े हैं तो तुम्हें भी उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो जिस पर मैं उसे रिप्लाई देते हुए कहता हूँ कि भला मैं क्यों खड़ा हूँ। जिस पर वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है कि अभी कौन बंदा यहाँ पर आया है। इसी के साथ ही मेरी नज़र ही सू किंग पर पड़ती है जो कि भारी कदमों के साथ चल रही थी। वो मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी कि इतने में लियो फिर सीधा मेरे पास आता है। वो मुझे मेरे नाम से पुकारता है तो ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर लियो को मेरे नाम के बारे में कैसे बता। और मैं भी फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि फैमिली तुम आ गए। लेकिन गू शाओ को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो मिस्टर लियो को कहता है ज़रूर आपसे कोई गलती हो गई है, आप भला इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। लियो कहता है कि मैं लेट हो गया, जिस पर मैं उससे कहता हूँ कि ये तो कोई बहाना नहीं है। जिस पर लियो मुझे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई। वो लियो मेरे से माफ़ी मांग रहा था। ये सुनते ही हाल में आए हुए सभी लोगों हक्के बक्के रह जाते हैं। यह सब कुछ देखते हुए गू शाओ को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब जो लोग दूर बैठे थे वो भी अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, वो भी जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो लोग ये तमाशा देखने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। गू शाओ भी अब गुस्से से लाल पीला हो चुका था और मुझे यही कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे भला अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्या ज़रूरत थी, वो पहले ही बता सकता था। जिस पर मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वेट किया। और सभी लोग ये सुनते साथ ही अब शर्मिंदगी फील करने लगते हैं। लियो फिर गू शाओ को बताता है कि तुम्हारी फैमिली के जो प्रोजेक्ट है ना, उनको अप्रूव शू फैमिली ने करना है और तुमने उन्हीं फैमिली के बंदे को ही इतना नीचे दिखाने की कोशिश की। तो ये सुनते साथ ही उसका चेहरा तो पेल हो गया था, उसे पता चल गया था कि अब उसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। और यह सब कुछ सुनते हुए सू किंग भी अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान खड़ी हुई थी। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो थोड़ी थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। तभी फिर मैं उसे तौंत मारते हुए कहता हूँ कि तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी पूरी सेरेमनी को देखूँ, और जैसा कि मैं अभी भी यहीं मौजूद हूँ तो चलो तुम अब अपनी सेरेमनी को शुरू करो। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में चेक कर पाया था और तब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, तो बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। सभी लोग हैरान थे। सू किंग की मॉम उसे कहती है कि तुम अब जाओ, इससे बात करो, सारी बातें क्लियर करो। तो ये सब देखते ही लियो मेरे पास आता और कहता है कि क्या इन सभी को मैं देख लूँ या फिर आप ही हैंडल करेंगे। जिस पर मैं उसे बताता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, इस सब को तो मैं हैंडल कर लूँगा। और इसी के साथ ही फिर सू किंग मेरे पास आती है तो मैं उससे ये कहता हूँ कि क्या अब भी मैं वापस चला जाऊँ। तुम्हारी बहन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि तुम यह सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रही थी। गू शाओ भी हैरान खड़ा था और मुझे कहता है कि क्या तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और इसी के साथ ही फिर मैं सू किंग को यही कहता हूँ कि तुम मुझे तो बोलने का मौका देती और मुझे सच्चाई बताती तो यही बेहतर ना होता। सू किंग इमोशनल हो जाती है और यही कहती है कि मैं तो बस सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। और इसी के साथ ही खैर मेरा वहाँ पर ज़्यादा रुकना तो बनता भी नहीं था। मैं वहाँ से जाते हुए उसे यही कहता हूँ कि गू शाओ अभी तुम्हारे साथ मेरा खाता क्लियर नहीं हुआ, बस तुम वेट करो। तो उसकी फैमिली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस बात की नोटिफिकेशंस गू शाओ के डैड को मिल जाती है। तो गू शाओ अपने डैड को कहता है कि ज़रूर वो हमसे बदला ले रहा है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सब कुछ करने के पीछे भी तो उसी का हाथ है। जबकि दूसरी साइड सू किंग ने भी अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी कि उससे पहले ही उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो वो उससे मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उसने मुझसे एक और चांस मांगा था। मैं उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हो गया था। हम दोनों की शादी हो गई थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जो कुछ भी हुआ था हम उसे भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे।